हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तीन टाइप्स का लॉ होता है। पहला लॉ हम लोग जानेंगे, द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट an object at rest will stay at rest and an object in motion will stay in motion unless act on by a external force, या इसको अनबैलेंस फोर्स कर सकते हैं। as known as Newton's first law of motion, also known inertia। न्यूटन्स ने यह बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे उसका पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। ये सारी प्रक्रिया को हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। एफ क्या होगा, यानी एफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स इस पे लागू नहीं हो रहा, तो फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो क्या होगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर मोशन में है तो क्या होगा, ये मोशन होगा, क्योंकि इस पे क्या होगा, नो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो रहा है, नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है कि जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, किसी बॉडी पे लगती है, तो उसमें जो है उस दिशा में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी का। तो एफ क्या होगा, डज नॉट जीरो, एफ क्या होता, कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज velocity will be change and acceleration will be change, वेलोसिटी भी चेंज होगा और उसका एक्सीलरेशन भी। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ये क्या है, एक्सीलरेशन, एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law,
A directly proportional to F, equation first, and A inversely proportional to mass, equation second. Now comparing with equation first and second. So equation first and equation second. So A proportional to F by L. So A is equal to K by F by L. आपको पता है कोई भी अगर इस इन्वर्सली से हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाता है जिसका मान हमेशा 1 होता है, वेयर K इज कांस्टेंट, सो A इज इक्वल टू F बाई M, सो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M। यहाँ से हमें फोर्स का मान निकला किसके रिस्पेक्ट में, मास और एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो F इज इक्वल टू MA, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। सीजीएस में क्या हो जाएगा इसका, डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा, 10⁵ डाइन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से हमें फॉर्मूला जनरेट हो गया जो कि F इक्वल टू M है। इसको हमेशा याद रखना, ये हमें कोई भी अगर न्यूमेरिकल चीज बनाएंगे तो इस पर हम इस फॉर्मूला को पुट करके रखेंगे। और सबसे बड़ी इसका ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना कि न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड बट अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फोर्स क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इस पे लगाते हैं तो क्या होगा, उतना ही फोर्स हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे एक्शन क्या होगा, एक्शन इज ए फोर्स एक्जर्ट बाय द फर्स्ट बॉडी इनटू सेकंड बॉडी। एक्शन का जो क्रिया होगा वो पहला बॉडी से दूसरा बॉडी पर होगा। रिएक्शन जो होगा, फोर्स एक्जर्ट होगा सेकंड बॉडी इनटू फर्स्ट बॉडी। सो एफ क्या होगा, एक्शन होगा और माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट रिएक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। सो F इज इक्वल टू माइनस एफ। यहाँ एक नोट वाली चीज लिखा देते हैं, नोट में एक्शन एंड रिएक्शन do not act on the same body। कभी भी एक्शन और रिएक्शन जो है सेम बॉडी पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा रहा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिस तरह से हम लोग तीनों लॉ को हमने पढ़ लिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। थैंक यू। Hello students, today we are going to study about of mole concept. Mole concept. That is new topic है mole concept. So we have defined as a mole is that mass of substance which contain same fundamental units
as carbon atom ions molecular as present in 12 gram of C12। मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का वह मास है जितना जितना उतना ही फंडामेंटल यूनिट्स में है, यानी कि उस फंडामेंटल यूनिट में जो आयन एटम्स है उतना ही प्रेजेंट होगा 12 ग्राम कार्बन 12 में। समझ में आया? तो 12 ग्राम ऑफ C12 इक्वल टू 1 मोल। सो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। 1 मोल में इतना यूनिट्स होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद करना। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, इसलिए 1 मोल ऑफ अगर हम एटम की बात करें तो 1 मोल में कितना एटम होगा? ठीक है, जहां भी मोल की बात करें कि मोल मतलब इतना यूनिट होगा। ठीक है, 6.022 10⁻23 एटम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एटम की बात हो रहा है। अगर एटम होगा, अगर वही कहें कि 1 मोल ऑफ मोलिकुलर में कितना मोलिकुलर होगा, तो 1 मोल ऑफ मोलिकुलर इक्वल टू कितना होगा? 6.022 10⁻23 एटम। 1 मोल में इतना मोलिकुलर होगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला आता है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। वो फार्मूला है, हम आपको बता रहे हैं। फार्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास गिवन बाय GAM, मतलब ग्राम एटॉमिक मोलिकुलर। इसको हम कर सकते हैं मोलर मास। इस मान को हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल बताते हैं, कुछ नियंत्रण बताते हैं, जिससे आपको किसी भी एलिमेंट का हम आसानी से उसका मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। हम आपको कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पे हमें बताइएगा कि इसका कितना नंबर ऑफ मोल होगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मोलों की संख्या ज्ञात करना किसके प्रेजेंट में? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर ऑफ अगर मोल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? मास गिवन बाय मोलर मास। मोलर मास। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 60 ग्राम इक्वल टू, यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ मास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मास कितना कर रहा हमारा? 64 का। तो 64 का निकाल लेंगे। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू 64, यानी 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 4 मोल। ये हमारा आंसर हो गया। या इसको डायरेक्ट फार्मूला बैठा सकते हैं। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मोल क्या हो जाएगा? ये 64/4
हमारा ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है और इसका मास कितना होता है 4, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 4 मोल एटम। एग्जाम्पल चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। दूसरा क्या है 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। और तीसरा क्या है 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होना चाहिए। एटॉमिक मास किसका, नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास 40 और सल्फर का 32 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, सब ग्राम में आएगा, मास है तो ग्राम में आएगा। तो अगर एक एक निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ अगर मोल निकालना है फर्स्ट का नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला याद क्या है, मास गिवन बाय मोलिकुलर मास। तो मास गिवन कितना है 28 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना है आपका, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होगा 40 ग्राम यानी 2 मोल हो जाएगा। उसी तरह अगर दूसरा क्या है नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा किसका, सल्फर का। नंबर ऑफ मोल सल्फर का निकालना होगा तो क्या होगा, मास गिवन बाय मोलिकुलर मास। तो मास गिवन कितना दिया है 32 ग्राम बाय मोलिकुलर मास। तो सल्फर का मोलिकुलर मास कितना होता है, यहाँ देखिए 32 यानी 32 करके कितना हो जाएगा, यानी 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हाइड्रोजन का निकालना है नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का निकालना है तो कितना हो जाएगा, मास गिवन बाय मोलिकुलर मास। तो मास कितना दिया है 14 ग्राम और मोलिकुलर मास 1 यानी 40 मोल रहेगा। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज़ समझ में आए कि नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो हमें सबसे पहले एटॉमिक मास, किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि एटॉमिक मास दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप लोग सल्फर मतलब आप लोग पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं, उसमें एटॉमिक मास दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा। ये मूल कॉन्सेप्ट का जो हमें जो डाउटेड थे वो सब क्लियर हो गया। सो थैंक यू।